हलवा विद्रोह हो गया था, ठीक है। आप ही का पहला क्लास है ना, बस आपका भी पहला है क्या? ठीक है। हम लोग बस्तर का इतिहास पढ़ रहे हैं। बस्तर के इतिहास में छिंदक नागवंश पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं जानते, छत्तीसगढ़ पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। तो पहले सोचो कहाँ दरिया देव कहाँ की है वो करके, तो CGGS पढ़ाता हूं मैं। अभी तक आपका और हमारा मुक्कालात नहीं हुआ था, अब हो गया मुलाकात, ठीक है। तो बेसिक स्टोरी ये है कि हम लोग ऑलरेडी प्राचीन इतिहास कर चुके हैं, मध्यकालीन भी लगभग हमारा हो ही गया मान लो, क्योंकि हलवा विद्रोह जो है वो चालू हो गया, ठीक है कि नहीं है। तो अब यहां से छत्तीसगढ़ का सिर्फ और सिर्फ क्या बाकी है? आधुनिक इतिहास बाकी है, जिसमें ऑलरेडी मराठा किया जा चुका है। देखिए यहां से आपको याद होगा, मैं आपको कल बता रहा था कि जैसे ही दरियादेव के द्वारा कोटपाड़ की संधि की जाती है, क्या हो जाता है? तो मैंने आपको बताया था, एक लाइन का प्रयोग किया था, बस्तर की स्वतंत्रता को दरियादेव ने क्या किया था? अपने स्वार्थ के लिए बेच दिया था। अपने स्वार्थ के लिए का क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि वो राजा बनना चाहता था और अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए उसने सहायता लिया किसका? विक्रमदेव मराठे ब्रिटिशर्स, और सबसे वादा कर दिया, जिनमें से एक वादा किसके साथ था? मराठों के साथ, कि मैं तुम्हारा क्या बन जाऊंगा? करद राजा, और बस्तर बन जाएगा तुम्हारा करद राज्य। समझ में आया कि नहीं आया? इसी के चलते बस्तर आ गया किनके अधीन? मराठों के अधीन। अब बस्तर पटाएगा क्या? टकोली। ये स्टोरी यहां तक बताया था कि नहीं? अब राजा कौन व्यक्ति आ गया? दरियादेव बन गया है। यहां से आप देखो तो बाहरी लोगों का बस्तर में इंटरफेरेंस चालू हो जाएगा। क्यों इंटरफेरेंस? क्योंकि मराठों के अधीन है तो मराठे आएंगे, हाँ कि ना? और जब मराठे खुद ब्रिटिशर्स के अधीन हो जाएंगे तो ब्रिटिश भी यहां आएंगे, आएंगे कि नहीं? तो मराठे और ब्रिटिश जब बस्तर पहुंचेंगे तो वहां के जनजाति लोगों को इनका बस्तर प्रवेश पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है क्या करेंगे? बस्तर की जो जनजातियां हैं उनके जीवन को प्रभावित करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और यहां से एक एक करके क्रम चालू हुआ किसका? तो क्रम चालू हुआ जनजाति विद्रोहों का। इतनी स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना सर? ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। कुछ लिखना मत, ये सब मिल जाएगा आपको। सबसे पहले किस राजा के बारे में पढ़ना है? सबसे पहले अपने को आज दरियादेव, ठीक है कि नहीं है? दरियादेव कल क्या देखे थे? कालक्रम 1777 से लेके 1800 ईस्वी, हाँ कि ना? याद है? अब इनके काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? तो बस्तर जो है उसकी स्वतंत्रता को क्या किया? बेच दिया, ठीक है कि नहीं है? बस्तर की स्वतंत्रता को क्या किया? बेच दिया। कैसे बेचा? तो इस संधि के माध्यम से समझते हैं। नाम इसका क्या था? कोटपाड़ की संधि। समझ में आया कि नहीं आया? कोटपाड़ की संधि कब साइन हुई थी? किसी को डेट पता है क्या? 6 अप्रैल 1778। 6 अप्रैल 1778, 78। क्लियर है कि नहीं है? ये डेट है। काजल मत लिखो, इधर ध्यान दो। कोटपाड़ की संधि के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना, ये कैसा समझौता था? ये त्रिपक्षीय समझौता था। कैसा था? त्रिपक्षीय। इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइपार्टाइट। समझ में आया? तो ट्राइपार्टाइट ट्रीटी थी, 3 पक्ष थे। कौन कौन सा पक्ष? तो पहला पक्ष था क्या? मराठों का। कौन सा पक्ष था? अब देखिए मैं यहाँ पे मराठा बोल रहा हूं, मतलब मेरा मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ भोसलों से है, क्योंकि हमारे यहाँ जिन मराठों का प्रभाव रहा वो कौन थे? भोसले थे। गायकवाड़ तो थे नहीं, सुने हो क्या आज तक? नहीं। तो मैं मराठा यहाँ कह रहा हूं, मतलब सारे सारे क्या हैं? भोसले। क्लियर है कि नहीं? दूसरा जो पक्ष था वो कौन था? विक्रमदेव। अच्छे समझना, कौन सा पक्ष था दूसरा? विक्रमदेव। और तीसरा पक्ष कौन रहेगा? तो भैया जो वादा किया है, भाई ये बोला है ना मैं साइन करवाऊंगा, मैं दूंगा, तो तीसरा पक्ष खुद नहीं रहेगा, देगा कौन?
ऐसे थोड़ी बोल देगा जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जाओ मांग लो भगवान से करके। तो तीसरा पक्ष, अब देखो दरियादेव को उसका मनमाना तो मिल गया। क्या था उसका मनमाना? काटी शासन। समझ गया कि नहीं समझ गए? तो मनमाना तो प्राप्त हो गया दरियादेव को। अब मराठों को दरियादेव ने क्या दिया? तो सबसे पहले मराठों की तरफ से आया कौन था? तो जो व्यक्ति आया था उसका नाम था त्रयंबक अवीरराव। क्या नाम था? त्रयंबक अवीरराव। यह बिंबाजीराव भोसले का प्रतिनिधि था। तो ध्यान रखना, बिंबाजीराव भोसले स्वयं नहीं आए थे इसको साइन करने के लिए, अपितु उन्होंने अपने प्रतिनिधि त्रयंबक अवीरराव को भेज दिया था कि एक काम करो, जाओ कोटपाड़ की संधि में साइन करके आना। अब आपको याद होगा जब बिंबाजी पढ़ा रहा था तब बताया था कि समझौतों पर क्या करते थे? स्वयं हस्ताक्षर, मतलब इतनी इंडिपेंडेंस बनाकर वो रख लिए थे। ठीक है कि नहीं है? तो त्रयंबक अवीरराव आया, मराठों के साथ जैसे कि वादा किया गया था, दरियादेव ने वादा किया इनको कि 59,000 रुपए टकोली पटाया जाएगा वार्षिक रूप से। कैसे? वार्षिक रूप से। और ये भी कहा कि बस्तर अब क्या बनेगा इनका? करद राज्य। करद राज्य बोलने का मतलब कर अदा करने वाला राज्य। समझे कि नहीं समझे? मतलब एक तरीके से मराठों के अधीन आ जाएगा बस्तर, बस्तर स्वतंत्र नहीं रहेगा। समझे नहीं समझे इस बात को? क्लियर है? अब आगे जानना, विक्रमदेव। तो विक्रमदेव के साथ जो बात हुई थी, विक्रमदेव कौन था? जयपुर नरेश। कौन था ये? जयपुर नरेश, जयपुर का राजा। पर ये जयपुर राजस्थान वाला नहीं है। कल मैंने बताया था बस्तर के पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ उड़ीसा में है क्या? जयपुर। समझ में आया कि नहीं आया? उदाहरण के लिए अगर ये बस्तर संभाग का मैं क्या कर दूं, मैप बना दूं, यहां पर जयपुर है। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या है आपका और ये क्या है आपका? समझ गए? तो जयपुर नरेश के साथ वादा था कि तुम अगर मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? कोटपाड़ परगना। क्या दूंगा तुम्हें मैं? समझ में आया? जयपुर नरेश के साथ वादा था मैं तुमको क्या दूंगा? कोटपाड़ परगना। समझ में आया? तो कोटपाड़ परगना किसको मिला? जयपुर नरेश। विक्रमदेव, मराठों का करत राज बन गया बस्तर। 59,000 टकोली देने को बात तय हो गई। क्लियर है कि नहीं है? अब ये क्या दिया सब। तो इस प्रकार से ये त्रिपक्षीय समझौता जो है ये हो गया। ध्यान रखना, पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ही चुटो संधि पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ही संधि पढ़ते हैं इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? समझ गए यहां तक? तो ये पहली महत्वपूर्ण घटना जो कि राजा दरियादेव के काल में हुई। ठीक है, अगली जो महत्वपूर्ण घटना दरियादेव के काल में होती है वो क्या थी पता है आप लोगों को? भोपालपट्टनम विद्रोह। भोपालपट्टनम विद्रोह। से 28 मार्च 1795। ठीक है कि नहीं है? क्लियर है ये बात? तो 1795 1795 की क्या थी ये घटना। अब 1795 मतलब कौन आ गया? राजा दरियादेव ही है भाई। 1800 तक है ना? हाँ कि ना? अब समझना होता क्या है। सबसे पहले इसके की पॉइंट्स को जानना। की पॉइंट्स, स्थान, लोकेशन। क्या है इसका स्थान या लोकेशन? तो नाम से ही पता चल जा रहा है, भोपाल। और भोपालपट्टनम हमारे कौन से जिले में है? समझ में आया? क्लियर है? इस समय
शासक कौन था? कौन था शासक? दरियादेव। समझ गया कि नहीं समझ गए? कौन था? दरियादेव। आगे बताऊं? ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखना, नेतृत्व। तो नेतृत्व करता कोई व्यक्ति विशेष नहीं था, अपितु गोंड जनजाति के लोग थे। कौन सी जनजाति के लोग थे? गोंड जनजाति। इसमें ना एक करेक्शन है, ये मार्च नहीं है, ये अप्रैल का महीना है। 13 से लेकर 28 अप्रैल है ना, उसको अप्रैल ध्यान रखेंगे। ठीक, मैं गलती से मार्च लिख दिया था। क्लियर है? तो स्थान, शासक, नेतृत्व करता। हो गया कि नहीं हो गया? अब भाई एक चीज मेरे को बताओ, विद्रोह हुआ है, कोई कारण होगा, फोकट में थोड़ी आदमी विद्रोह कर देगा। पागल है क्या सब लोग की जबरदस्ती चलो विद्रोह करेंगे? आज क्या करे थे? कुछ नहीं, हंसकट लाकर चल जाबो विद्रोह करे बर के। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसका मतलब कोई भी विद्रोह होगा तो उसके पीछे क्या होगा? रीजन, कारण। ठीक है कि नहीं? तो कैप्टन ब्लंट, याद आ रहा है कैप्टन ब्लंट? नहीं याद आ रहे हैं? 31 मार्च 13 मई, रायपुर रतनपुर, रायपुर विकसित हो रहा है शहर के जैसे, रतनपुर गांव है, यही बोले थे, याद है कि नहीं है? ये वही कैप्टन ब्लंट है। कैप्टन ब्लंट जो है ये आ रहे थे कहां? बस्तर। क्यों आ रहे थे? तो भोपाल पट्टनम का जो जमींदार था, क्या था भोपालपट्टनम का? इस जमींदार से इनको क्या था? मिलना था। समझ में आया कि नहीं आया? कैप्टन ब्लंट बस्तर आए थे भोपालपट्टनम के जमींदार से मिलने के लिए, और इसी का क्या हो रहा था? विरोध। जनजाति नीचे आते, कैप्टन ब्लंट यहां आए, उनको बाहरी आदमी चाहिए नहीं था। समझे कि नहीं समझे? एक मूल कारण यही था। क्लियर है कि नहीं है? अब घटनाक्रम, तो घटनाक्रम को जानने के लिए आपको थोड़ा सा बस्तर का नक्शा जानना जरूरी है। तो ये हमारा बस्तर संभाग है, ठीक है। जिलों की बात करोगे तो ये हमारा कांकेर है, कोंडागांव है, बस्तर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, बीजापुर है, और क्या है? नारायण। अब इसमें भोपालपट्टनम कहां पर है पता है आप लोगों को? ये बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या है आपका? समझ गया नहीं समझ गया जी? समझ गया ना? अब एक नदी है कालाहांडी से निकलती है, नाम है क्या? इंद्रावती। ठीक है, अब इंद्रावती नदी यूं आती है और इस प्रकार से बहती है। समझ गया कि नहीं समझ गए? ठीक है, किस में मिल जाती है? गोदावरी में जाके मिलती है। कौन सी नदी है ये? अब समझना, कोई व्यक्ति अगर भोपालपट्टनम जाना चाहे तो इंद्रावती पार करना होगा? मत लिखो, बोल रहा हूं, देख लो इधर मिल जाएगा। आखिरी में यही पीडीएफ दूंगा जी, बाकी लोग को भी मिलता है, पूछ लो, मिलता है ना? तो इंद्रावती पार करनी होगी कि नहीं करनी होगी? कॉमन सेंस है, ऐसे थोड़ी चल दोगे, यहां से चल नहीं थी जाबो इसे पूरा नहीं हो सकता ना। तो गोंड जनजाति के लोग क्या करते हैं? इंद्रावती के एक तरफ खड़े हो जाते हैं। समझ गए? इंद्रावती के एक तरफ खड़े हो जाते हैं। पुल था बीच में, एक तरफ कैप्टन ब्लंट है। कैप्टन ब्लंट के साथ कौन है? तो भाई लोकल कुछ इंटरप्रेटर्स हैं। इंटरप्रेटर मतलब, अब कैप्टन ब्लंट तो अंग्रेजी बोलता है और गोंड लोग गोंडी बोलते हैं, तो अंग्रेजी टू गोंडी ट्रांसलेशन, गूगल नहीं था उस समय, तो कौन करते थे? इंटरप्रेटर्स। इंटरप्रेटर मतलब वह व्यक्ति होता है जो कि ट्रांसलेशन का काम करता है। समझ में आया? तो उसके साथ इंटरप्रेटर थे, लोकल गाइड थे। आया इंग्लैंड से, उसको कहां पता है कि भोपालपट्टनम कहां है जी? तो बड़ी देवता थोड़ी खेले कहां भोपालपट्टनम है, ना जीपीएस है कि डाला गूगल में और उसके बाद मैप दिखा रहा है टेक लेफ्ट टेक राइट। तो क्या हुआ, ये जो भाई साहब थे ये लोग एक तरफ खड़े हो गए।
गोंड लोग। समझ में आया? कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई किसी कुछ नहीं बोल रहा है, बस क्या है, ये बीच में पुल है और सब लोग इधर ऐसे खड़े हैं बस। अब तुम लोग बताओ, मैं इधर से आ रहा हूं, ये पतला पुल है, सबके सब यहीं खड़े हो जाओगे, मैं आ पाऊंगा क्या? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं, बस सबके सब क्या कर रहे हैं, खड़े हैं ऐसे मेरे देख। तो क्या मैं क्लास में प्रवेश कर पाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो गोंड जनजाति के लोग क्या करते हैं, गोंड जनजाति के लोग खड़े हो जाते हैं ऐसे, कोई किसी कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अब कैप्टन ब्लंट जो है इंद्रावती पार करके उस पार भोपालपट्टनम नहीं जा पाता है। यही था आपका क्या, भोपालपट्टनम विद्रोह या भोपालपट्टनम संघर्ष। इतना ही संघर्ष था, ना जान माल की हानि होती है, ना मारपीट होता है, ना पटका होता है, कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हो गया। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष में हुआ, डेट नहीं याद रखो चलेगा, 1795 में हुआ है, ठीक है कि नहीं है? पहली बात। दूसरी बात क्या पूछेगा आपसे, किस शासक के शासन काल में हुआ? तो दरियादेव। फिर पूछेगा क्या कारण था? तो याद रखना कैप्टन ब्लंट का बस्तर आगमन, यह कारण था। ठीक है कि नहीं है? हो गया यहां तक? चलिए अब इसके बाद हम आ जाते हैं अगले शासक पर। तो आज के अगले शासक दरियादेव जो हैं, उनके पुत्र क्या नाम था? महिपाल। 1800 से लेके 1842, 1842। हाँ कि ना? ठीक है। अब आप सुनोगे हंसोगे बहुत ज्यादा। महिपाल देव 1800 से लेके 1840, ठीक है। कोटपाड़ परगना का विवाद किनके काल में होता है? महिपाल देव। क्या विवाद है समझना। महिपाल देव के जो पिता थे, क्या नाम था उनका? दरियादेव। कोटपाड़ किसको दे दिए थे? विक्रम देव दे दिए थे। अब ये भाई साहब चाहता था कोटपाड़ परगना मेरे को वापस मिल जाए। समझ में आया? कल मैंने आपको बताया था विक्रम देव के मराठे और ब्रिटिशर्स दोनों से अच्छे संबंध थे, मतलब बट ऑब्वियस ही बात है जयपुर का ब्रिटिशर्स के साथ अच्छा संबंध रहेगा, हाँ कि ना? अब जयपुर में से आप कोटपाड़ जो उन्हें दिया जा चुका है उसको वापस मांगोगे और ब्रिटिश को कहोगे ऐसा दिला दो, करेंगे ब्रिटिश लोग ऐसा? पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब समझो 1800 से 1842 की बात हो रही है, मतलब 1818 तक क्या चला होगा? सूबा शासन, हाँ कि ना? पक्का। और 1818 से लेकर 1830 तक क्या चला होगा? इन्हीं काल में अधीक्षक, हाँ कि ना? तो अधीक्षक शासन चला। अधीक्षक शासन जो था, चूंकि रघुजी तृतीय छोटे थे, नाबालिग थे, माइनर थे, तो उनके बिहाफ में कौन कर रहा था? तुमको नहीं समझ में आ रहा? एक बार बोल दिया मत लिखो करके, अंतिम बार बोल रहा हूं मत लिखो, नहीं फिर ये दरवाजा है, इसको खोल लो और बाहर बैठो, वहां लिखना। क्या है, क्लास में गुस्सा नहीं करना, ये मैं हर दिन सोच के आता हूं, लेकिन कोई न कोई जरूर करवाता है। अभी तुम लोग मेरा बहुत अच्छा वाला रूप देखे हो, एकदम बहुत खुश हो मेरे से। दूसरा रूप मत देखना। दूसरे लोग जो लोग देखे हैं ना, उन लोग से पूछना कि जो लोग दूसरा रूप देख लिए हैं। मत करो यार, जब बता रहा हूं तुम्हारे फायदा की चीज, ये सब जो पढ़ा रहा हूं मिले कि नहीं पुस्तकों में, खोज खोज के मर जाओगे। निजाक खोज लेना, फिर बता मेरे को कहाँ मिला। तो ये जो कोटपाड़ परगना है ना, इसको वापस चाहता था कौन पता है? महिपाल देव। कौन वापस चाहता था? महिपाल देव। अब बेसिक स्टोरी ये है कि महिपाल देव जो है ये पहुंचता है एग्न्यू के पास, क्योंकि देखो इस समय
1818 से लेके 25 तक कौन रहेगा कि नहीं। और लगभग आप देख लो जितने अधीक्षक थे सबसे लंबे समय तक और सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन था, यही था। तो महिपाल देव एग्न्यू के पास पहुंचता है और उसको कहता है कि मुझको क्या चाहिए, मेरा कोटपाड़ परगना वापस चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ये बात। अब एग्न्यू जो है, चूंकि ब्रिटिशर्स के संबंध जयपुर से बहुत अच्छे थे तो इसकी बात तो बिल्कुल नहीं मानने वाला था, ठीक है कि नहीं है, लेकिन इसको कुछ कहना भी तो था, ऐसा नहीं बोल सकता नहीं देंगे, कुछ डिप्लोमेटिक बात करनी पड़ेगी। तो डिप्लोमेटिक बात क्या होती है, तो डिप्लोमेटिक बात ये होती है कि ये भाई साहब बोल देते हैं देखो ऐसा है कि भारत में गवर्नर जनरल आने वाले हैं, ये पद सृजित होने वाला है, तो नए गवर्नर जनरल के आते तक अभी यथास्थिति तुम क्या करो, बने रहने दो। समझ में आया कि नहीं आया, नए गवर्नर जनरल के आते तक क्या करो, यथास्थिति को बने रहने दो, कुछ मत करो। और इस प्रकार से ये जो विवाद है ये विवाद टल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। आपको सीधा सीधा उठा के प्रश्न पूछेगा, कोटपाड़ परगना का विवाद जब हुआ तब बस्तर के राजा कौन थे। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा पूछेगा सुपरिटेंडेंट कौन था, तो ये सुपरिटेंडेंट और ये राजा ध्यान में रखना, ठीक है कि नहीं है। अब इसका आत्मा यहीं पे शांत नहीं होता है, ये दोनों पक्षों के साथ नाटक करता है। एक पक्ष कौन था, तो एक पक्ष था जयपुर वाला, तो उससे क्या बोला, कोटपाड़ वापस चाहिए। दूसरा पक्ष कौन था, मराठे, हाँ कि ना, तो ये मराठों को टकोली देना बंद कर देता है, टकोली देना बंद। समझ में आया। और बताऊं, टकोली देना जब शुरू में बंद करता है, कब, तो संधि के कुछ ही दिनों के बाद, जैसे ही इसके पास आता है ना शासन, तत्काल प्रभाव से, मतलब 1800 से ही क्या कर देता है, ये टकोली देना बंद कर देता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। मतलब टकोली देने बंद करने वाली घटना वास्तविकता में पहले हुई थी, ये विवाद वाला घटना जो है ये क्या है, बात की घटना है। समझ में आया कि नहीं आया, कॉमन सेंस है। अब ये जब टकोली देना बंद करेगा, वर्ष रहेगा क्या, 1800। अब 1800 मराठों में कौन बैठा है, तो मराठों में चल तो रहा है क्या, सूबा शासन, हाँ कि ना, 1788 से लेके 1818 तक, हाँ कि ना। और उसमें भी 1815 तक प्रत्यक्ष रूप से शासन की कमान जो है दिखाने के लिए किसके हाथ में दे दी गई थी, व्यंको जी। हालांकि पूरा काम कौन करता था वहां से, रघुजी द्वितीय, याद है कि नहीं, लेकिन दिखाने के लिए सामने किसको शासक बना के रखा था यहाँ का, व्यंको जी। तो ये भाई साहब क्या कर देता है, व्यंको जी को पत्र लिख देता है। क्या करता है, व्यंको जी को पत्र लिख देता है। समझ में आया। तो व्यंको जी को पत्र लिखा, पत्र में क्या लिख दिया पता है, लुटेरे मराठों की अधीनता को बस्तर स्वीकार नहीं करता है। क्या लिख दिया, लुटेरे मराठों की अधीनता को बस्तर स्वीकार नहीं करता है, ऐसा पत्र लिख दिया व्यंको जी को। तो टकोली नहीं दिया, अच्छा बात है, चिट्ठी लिख दिया, लो। समझ में आया कि नहीं आया। अब एग्न्यू आया, बोल दिया मेरे क्या वापस दिला दो, कोटपाड़, ये अपना अलग दुनिया में जी रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अब उधर मराठे लोग क्या थे, खखवाए थे, ठीक है कि नहीं है, खखवाए थे कि भैया तुम जो है बहुत नाटक कर दिए। तब बस्तर में दूसरी बार क्या होता है, मराठा आक्रमण। पहला मराठा आक्रमण याद करो, भास्कर पंत नहीं माता, बस्तर में नीलू पंत। समझ में आया, कैसे गड़बड़ कर रहे हो, नीलू पंत करते हैं किनके समय, दलपत देव जो दलपत सागर बनवाए थे, याद है, कल तो देखे थे ना। अब ये होगा इनके काल में क्या, दूसरा मराठा आक्रमण। समझ में आया कि नहीं आया। इस बार उनकी तरफ से कमांडर कौन था, रामचंद्र बाग। तो रामचंद्र बाग की सेना आती है और महिपाल देव की सेना जो है एक तरफा हार जाती है।
तो सालों से बकाया टकोली जो थी उसके बदले में महिपाल देव 1830 में मराठों को क्या देते हैं? सिहावा परगना। समझ में आया? तो सालों से बकाया टकोली के बदले में वर्ष 1830 में मराठों क्या दे देते हैं? सिहावा परगना। बहुत सारा पैसा हो गया था ना जी, मोटा मोटा 60,000। 60,000 और कितना साल? 30 साल। 3 साल का कितना होता है? 1,80,000 और उसमें जीरो जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 18 लाख। नहीं हो जाएगा? तो उतना पैसा जो है उस जमाने में कहां से लाएगा? कैसा आदमी? कब का बात हो रहा है? 1830। उतना पैसा आज हमारे जेब में नहीं है? दे दो मेरे को। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो ये स्थिति थी क्या? महिपाल देव के अंदर है। ठीक है कि नहीं है? तो आपको क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? कोटपाड़ परगना का विवाद किस राजा के शासन काल में हुआ? ठीक है कि नहीं है? मराठों का दूसरा आक्रमण किसके काल में हुआ? ठीक है कि नहीं? किसने सिहावा परगना मराठों को दिया था? समझे कि नहीं समझे? ऐसे 3 प्रश्न बन सकते हैं। अब इनके शासन काल में क्या होता है? एक जनजाति विद्रोह, नाम क्या था उसका? बताओ। परलकोट कल नहीं बताया था यार? कैसे कर रहे हो? कल बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। परलकोट विद्रोह इनके शासन काल में हुआ। वर्ष क्या था? 1800। तो अभी जो आप विद्रोह देखे ना, बहुत प्रेम भाव वाला विद्रोह देखे, और अब जो विद्रोह देखोगे वो असली विद्रोह देखोगे। ठीक है भाई। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा इसमें? स्थान, लोकेशन। क्या नाम है जगह का? परलकोट। अब ये परलकोट कहां है? परलकोट कांकेर। कहां पर? कांकेर जिला। पखांजूर नाम सुने हो ना? वो पखांजूर तहसील में ही आता है परलकोट। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये परलकोट। शासक कौन था? कौन था शासक? महिपाल देव। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। नेतृत्व करता कौन? नेतृत्व करता गेन सिंह। क्या आपको जनजाति पता है इनकी? अबूझमाड़िया। कौन सी जनजाति के थे? अबूझमाड़िया जनजाति के। ठीक है कि नहीं है? समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, अब ये असल में किस पद पर थे पता है आपको? नहीं पता? तो गेन सिंह जो थे ये परलकोट के जमींदार थे। समझ में आया कि नहीं आया? और परलकोट क्या था? एक परगना। समझ में आया? तो परलकोट परगना था बस्तर में, और उसी परलकोट के जमींदार कह लो कौन थे, या परगना प्रमुख कह लो कौन थे? गेन सिंह। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब एक पॉइंट ध्यान रखना, चिन्ह या प्रतीक चिन्ह। तो अगर किसी विद्रोह में प्रतीक चिन्ह आ जाए तो उस प्रतीक चिन्ह का अर्थ समझना। जैसे ये परलकोट विद्रोह था तो यहां पर प्रतीक चिन्ह क्या था? धावड़ा वृक्ष की टहनी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर संबंधित है परलकोट विद्रोह से तो वो क्या लेके जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? किसी व्यक्ति को अगर इस विद्रोह से संबंधित मैसेज पहुंचाना है तो वह धावड़ा वृक्ष की टहनी को तोड़ के हाथ में लेगा और दूसरी जगह जाएगा, तो लोग समझ जाएंगे ये धावड़ा वृक्ष का टहनी लेके आया, मतलब ये संदेशवाहक है, संदेश लेकर आया है करके, और जाके वो अपना संदेश देगा। अब ये तो ऐसा है ना कि कब जाएगा कब देगा। तो जैसे आप टहनी तोड़ दोगे तो धीरे धीरे क्या होते हैं? पत्ते उसमें के मुरझा जाते हैं, और पत्ते गिर जाते कि नहीं गिर जाते हैं? तो उसके पास पत्ते गिरने तक का समय रहता था। समझ में आया? मतलब टहनी तोड़ दिए और उसके बाद
पत्ता गिरने से पहले जाकर संदेश को पहुंचा देते। समझ गया कि नहीं समझ गए? का बाजत गए बार बार, का बाजत बार बार में कोई नोटिफिकेशन आपका टैं 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 करा था, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, अब समझना ये जो विद्रोह हुआ इसका कारण क्या था। ठीक है, सबसे पहला कारण था परलकोट। इसका जो कर था, परलकोट परगना कह लो, इस पे जो कर लगाया गया था किसके द्वारा? तो देखो कायदे सर 1825 वाला समय है, मतलब कौन आ चुका है पावर में? सीताबर्डी के युद्ध के बाद कौन पावर में है? ब्रिटिश। वो तो ब्रिटिश ही बोले हैं कि एक जन को गोद ले लो, तो रघुजी 3 को गोद लिया गया है। तो रघुजी 3 जो है वो तो नाम का राजा है। सीताबर्डी जीतने के बाद असली पावर किसके हाथ में है? ब्रिटिशर्स के। तो ब्रिटिशर्स क्या बोले? कर बढ़ाओ। तो ब्रिटिश के बाद से बात किसके पास आ गई भाई? मराठा लोग के पास, कि ब्रिटिश बोले हैं कर को बढ़ाओ। भाई समझना इस समय हायरार्की कैसी चल रही थी। तो हमने क्या देखा, बस्तर था वो मराठों का दिन आ गया था कि नहीं आ गया था? लेकिन सीताबर्डी हार के मराठे खुद किनके अधीन आ गए थे? समझ में आया? तो बस्तर आ गया मराठों का अधीन, लेकिन सीताबर्डी हार के खुद मराठे ब्रिटिश के अधीन। तो चाहत ब्रिटिशर्स की थी अधिक टैक्स की। मराठे बोलते हैं बढ़वाओ, मराठे बस्तर के राजा बोलते हैं चलो बढ़वाओ। इस प्रकार से कर जो है उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये पहला पॉइंट। दूसरा, अब ये जो लोकल अबूझमाड़िया ये जो जनजाति है, समझ में आया? कौन सी जनजाति? अबूझमाड़िया जनजाति। इनका जो जीवन शैली है, ये जीवन शैली प्रभावित हो रहा था। कैसे प्रभावित हो रहा था? तो बेसिक स्टोरी ऐसी है कि ब्रिटिशर्स जो हैं और मराठे, इनका बस्तर आना जाना चालू हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? ये लोग आते थे, जनजाति लोग को अनपढ़ गंवार समझते थे और दबा के लोग का शोषण करते थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इनका जो जीवन है वो क्या हुआ? प्रभावित होने लगा। तब इन लोग को लगा कि अब नहीं, बस अब तुम लोग बहुत कर दिए करके। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से लोकल लोग भी विद्रोह करने के मूड में आ गए थे। कर बढ़ने के कारण परगने का जो प्रमुख था वो भी क्या हो गया? विद्रोह की मुद्रा में आ गया। समझे कि नहीं समझे? कारण समझ गए ना? ठीक है, अगला पॉइंट बताता हूं। इसके दमनकर्ता कैप्टन पेवे, क्या नाम था? कैप्टन पेवे। ठीक है, ये चांदा के पुलिस अधीक्षक थे। कहां के? चांदा के पुलिस अधीक्षक। समझ गए यहां तक? अब घटनाक्रम को देखना। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है घटनाक्रम, लेकिन ध्यान में रखोगे तो अच्छा है। डेट रहता है 24/12/24। अब 24 मतलब यहां पे 1824 की बात हो रही है। 24/12/24। ठीक है कि नहीं है? अबूझमाड़िया जनजाति, कौन सी जनजाति? अबूझमाड़िया जनजाति के लोग एकत्रित होना चालू होता है। कहां पे? परलकोट। कहां पे? परलकोट। तो ये लोग इकट्ठा होना चालू करते हैं। किसके लिए? संगठन बनाएंगे विद्रोह करने के लिए करके। ठीक है कि नहीं है? अगला डेट 10 दिन के बाद 4/1/1825। 4/1/25। अब ये
फैल जाते हैं। कहां से कहां तक? तो अबूझ माड़ से चांदा तक क्या हुए ये लोग? फैल गए। चांदा बोले तो वर्तमान चंद्रपुर, कहां पर? महाराष्ट्र। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही क्षेत्र था कांकेर वाला, हाँ कि ना? और इसी के अगर आप आ जाओगे ना पश्चिम वेस्ट की तरफ, ये मिल जाएगा आपको क्या? चंद्रपुर या और यहां पर आपका क्या है? नारायणपुर का अबूझ माड़ कह लो। ठीक बात? यहां से यहां तक फैल गए और फैल कर ये लोग क्या किए? विद्रोह चालू कर दिए। इनका विद्रोह क्या था पता है? ये लोग कुछ नहीं करते थे। जहां किसी ब्रिटिश या मराठा देखे पकड़ के उसको काट देते थे। समझे? क्या था विद्रोह इनका? ब्रिटिश देखे, मराठा देखे, पकड़ के क्या किए? काट दिए। काट दिए मतलब ब्लेड से ऐसे प्रेम से नहीं, कुटी कुटी काट दिए, मार डाले। समझ में आया? रात को ये लोग सब घोटुल में मिलते थे और क्या करते थे? आगे की रणनीति को तय करते थे, कैसे करेंगे करके। समझ गए नहीं समझ गए? और इस प्रकार से ये जो विद्रोह है ये भयानक रूप लेने लगा। भयानक रूप कैसे? अरे आदमी देख रहे हो, जहां देख रहे हो काट दे रहे हो, भयानक है कि नहीं है? भयानक रूप लेने लगा विद्रोह। अब उसके बाद क्या हुआ? तब उसके बाद इस समय 1825 में छत्तीसगढ़ के सुपरिटेंडेंट कौन थे? एग्न्यू थे कि नहीं? एग्न्यू याद आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एग्न्यू जो है वो चांदा के पुलिस अधीक्षक पेवे को बोलते हैं कि अब इस विद्रोह को तुम क्या करो? दमन करो इसका। तो पेवे अपनी सेना लेकर पहुंचते हैं और क्या करते हैं? 10/1/1825 परलकोट को क्या किया? घेर लिया और गेंद सिंह क्या हो गए? गिरफ्तार। गेंद सिंह क्या हो गए? ठीक है। ठीक 10 दिन बाद 20/1/1825 क्या हुआ? गेंद सिंह को कहां फांसी लगा पता है? उसी के महल के सामने या हवेली के सामने, इन फ्रंट ऑफ हिज मैंशन। ये कोई आम घटना नहीं थी। इसके माध्यम से ब्रिटिशर्स दर्शाना चाहते थे कि तुम अगर हमारे विरुद्ध में खड़े होगे तुम्हारा क्या हाल करेंगे, तुम्हारे घर के सामने टांग देंगे तुमको। समझ में आया? ऐसी एक घटना और करते हैं ब्रिटिशर्स। वी नारायण सिंह का नाम सुने हैं? वी नारायण सिंह को फांसी के बाद उनके शव को तोप से उड़ा देते हैं, पता है? तोप में लगाते हैं उनके शव को और तोप से उड़ा देते हैं। मतलब तुम हमारे विरुद्ध हो, तुम्हारा लाश नहीं छोड़ेंगे, मर जाओगे तुम्हारे लाश का भी चिथड़ा चिथड़ा उड़ा देंगे करके। ऐसे थे ब्रिटिशर्स। अब ये लोग हम लोग के ह्यूमन राइट्स का कहानी सुनाते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है करके। घर के सूतना चाहिए, सूटी जानते हो नहीं, फटाफट देना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो ये था हमारा कौन सा विद्रोह? परलकोट। तो इस प्रकार ये जो परलकोट विद्रोह है, ये विद्रोह क्या हो गया? दमन हो गया इसका। गेंद सिंह जो है, ये गेंद सिंह भाई साहब बस्तर के प्रथम शहीद कहलाते हैं। अभी तक बस्तर में किसी की शहादत देखे हो? सच्चाई कहोगे तो छत्तीसगढ़ में भी नहीं देखे हो पूरे। क्लियर है कि नहीं? अभी तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसी की शहादत देखे हो क्या? नहीं देखे हो। ऐसा किसी की फांसी हुई हो, कुछ हुआ हो? तो अगर इन्हें बस्तर का प्रथम शहीद कहो तो भी सही, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहो तो भी सही। क्लियर है कि नहीं? और इन्हीं की शहादत से इंस्पिरेशन लेकर अब बस्तर के निवासी जो है दूसरे विद्रोहों में क्या होंगे? प्रेरित होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये बात? तो इस प्रकार से ये हमारा परलकोट विद्रोह समाप्त होता है। अब परलकोट विद्रोह से एक क्वेश्चन आया था जिसको देख के सब अकबक आ गए। क्वेश्चन पूछ दिया, पता है ऐसा कौन सा जनजाति विद्रोह था जिसमें अबूझ माड़िया जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? सुन रहे हो?
क्या था प्रश्न? कौन सा जनजातीय विद्रोह था जिसमें अबूझ माड़िया जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? अगर इस पॉइंट को भूल जाओ तो पकड़ ही नहीं पाओगे कौन से विद्रोह की बात हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया ये कौन सा विद्रोह था? तो विद्रोह किस शासक के काल में हुआ? कौन नेतृत्व करता था? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है पता है? 4 विद्रोह दे देगा। इस बार भी ऐसा क्वेश्चन आया था। और क्या कर देगा? उसके नेतृत्व करता बोलेगा चलो मैच कर दो, फिर बोलेगा कौन सा सही मैच है बता दो, कौन सा गलत मैच है ये बता दो। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और बता रहा हूं, कभी मेंस दोगे ना तो ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल एक न एक विद्रोह को कम से कम 30 या 60 वर्ड्स में देगा ही देगा लिखने के लिए। समझ गए? तो ये हमारा कौन सा विद्रोह था? परलकोट विद्रोह। मेंस में, हाँ। तभी तो कहा हॉस्टल वार्डन का तैयारी हो रहा है। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? 30 शब्द में जब आंसर लिखोगे ना तो ध्यान रखना आप घटनाक्रम नहीं लिख सकते। आप क्या लिखोगे? सीधा दमनकर्ता के बाद लास्ट पॉइंट, लास्ट क्या? उसका रिजल्ट, परिणाम। तो परिणाम लिखना 20/1/1825 ज्ञान सिंह को फांसी। इतना लिखने के लिए जगह चाहिए ना यार। मेरा खुद 2 स्लाइड भर गया है तो तुम लोग का 10 लाइन नहीं भरेगा क्या? भरेगा ना। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो महिपाल देव के शासन काल में इतनी ही घटनाएं। ठीक है, अब तीसरे शासक, आज के तीसरे, क्या नाम है उनका? यही तो थे ना? यही था। ईस्वी लिख देता हूं, ईसा पूर्व कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखना, इसके पिताजी का नाम, महिपाल देव के 2 पुत्र, क्या क्या नाम था? एक का, एक तो समझ ही गए होंगे, हाथीना, और दूसरे का नाम क्या था पता है? दलगंजन। तो 2 बेटे थे, भूपाल देव और दलगंजन सिंह। भूपाल देव तो क्या बन गया? शासक बन गया। ये तो आप देख पा रहे हैं। हाकिना, दलगंजन सिंह को क्या किया गया? तारापुर परगना इसका प्रमुख बना दिया गया। क्या कर दिया गया? तारापुर मतलब जगदलपुर के वेस्ट की तरफ की जगह है, ये बहुत पास से ज्यादा दूर नहीं है। तो तारापुर एक छोटा सा परगना था, उस परगना का प्रमुख अधिकारी बना दिया गया किसको? भूपाल देव के भाई, जिसका नाम क्या था? दलगंजन सिंह। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब भूपाल देव के शासन काल में 2 विद्रोह हुए थे। क्या क्या नाम था? तारापुर विद्रोह, ठीक है कि नहीं है? और दूसरा क्या है? मेरिया विद्रोह। तारापुर विद्रोह 1842 में दोनों चालू होगा, याद रखना। दोनों कब चालू होगा? इसको लिखना 54, इसको लिखना 30। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हमें क्या करना है? इन दोनों विद्रोह को देखना है। तारापुर जगह देख लो कौन है? दलगंजन सिंह। वहीं पर विद्रोह हो रहा है, मतलब क्या दलगंजन सिंह का कोई प्रभाव होगा कि नहीं होगा? कॉमन सेंस की बात है। जिस परगना में विद्रोह हो रहा है उस परगने के प्रमुख का कैसे योगदान नहीं होगा? ठीक है कि नहीं? तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तारापुर विद्रोह देखते हैं। तारापुर विद्रोह जो है ठीक, सबसे पहले क्या देखते हैं अपन? स्थान, क्या नाम है जगह का? और ये जो तारापुर है किसके पास में? जगदलपुर, मतलब सीधा बस्तर भी लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है कि नहीं है? अगला पॉइंट क्या देखते हो?
शासक कौन शासक था बता दो। भूपाल देव शासक था। शासक के बाद अगला पॉइंट क्या है, नेतृत्व करता हाँ कि ना, तो नेतृत्व किसका था, तो दलगंजन सिंह एक दिन रात को सो उठता है अचानक से 3 बजे, उसको प्यास लगता है, तो फिर जब उठता है 3 बजे तब उसको लगता है कि एक काम करते हैं, चलो विद्रोह कर देते हैं। ऐसा हुआ होगा क्या? इम्पॉसिबल सा बात है, कुछ कारण रहा होगा। ये बोल रही कैसा फालतू टाइप का प्रश्न है ये करके, ऐसी लग रहा है नहीं आपका एक्सप्रेशन देख के। मैं देख रहा था कि आप लोग सो रहे हो जाग रहे हो। कारण, पहला कारण, तारापुर परगना, इसका कर 1842 में बढ़ा दिया जाता है। 1842 में तारापुर परगना का टैक्स बढ़ा देते हैं। अब ब्रिटिश लोग क्या थे, भूखमर्रा लोग तो थे, जहां जाओ लूट करो, पाए हैं क्या करो, टैक्स बढ़ाओ टैक्स बढ़ाओ, चलो 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 तुम्हारा, हाँ इसका भी टैक्स बढ़ाओ, इसका ये नहीं आई है ना इसका भी टैक्स बढ़ाओ, इसका भी बढ़ाओ, उसका सबका टैक्स बढ़ाओ। एक जगह देखे हैं टैक्स बढ़ाने के चक्कर में कितने लोग का जान गया, नहीं चेते हैं। ठीक, चेतेंगे अभी तो थोड़ी देर बाद चेतेंगे, 15 मिनट के ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो तारापुर परगना जो है वो इसके कर में वृद्धि हो गई, एक कारण था। दूसरा कारण क्या था, तो इस समय ना एक जन दीवान था, क्या था, दीवान का नाम क्या था पता है? हाँ जो बोला है सही बोला है, क्या नाम था, जगबंधु। अब ये बहुत सारे दीवान आएंगे तो ध्यान रखना, यहां पर कोड याद रखना, जग तारा, क्या याद रखोगे, जग तारा, जगबंधु, तारापुर। समझ में आया? क्योंकि आज हम वामन राव भी देखेंगे, गोपीनाथ का पटदार भी हो सके देखेंगे, तो 3 दीवान हो जाएंगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो दीवान था जगबंधु। स्थानीय लोग चाहते थे कि ये क्या हो, पद से हटा दिया जाए, तो दीवान जगबंधु क्या किया जाए, पद से हटा दिया जाए। कौन चाहता था ऐसा? लोकल लोग। क्यों? क्योंकि अत्याचारी आदमी था। क्या था ये? अत्याचारी आदमी, शोषण किया करता था लोकल जनजातियों का। समझ में आया कि नहीं आया? तो तीसरा कारण क्या था, तो जो जनजाति हैं उनका क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। किसके कारण? तो जो बाहरी लोग हैं उनकी उपस्थिति के कारण, प्रेजेंस के कारण। तो ब्रिटिशर्स तो अपने आप को सुप्रीम मानते थे, पता है कि नहीं आप लोग को? जहां जानते थे उनको ये लगता था कि बाकी लोग, दुनिया के लोग उनसे नीचे हैं, तो बाकी लोग को लोग शोषण करते थे। देखियो नहीं, जितने काले लोग थे उन लोग को सब क्या करते थे, अपना स्लेव बना कर रखे थे। पता है कि नहीं पता है आप लोग को? यहाँ पे भी डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, कुकुर लोग और भारतीय लोग अंदर नहीं आ सकते। तो तुम कैसे अंदर चल गए? तुम ही लोग तो सफेद कुकुर थे क्या करके, ऐसे तो लोग हैं। तो मतलब सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति इतिहास में बदमाश लगता है मेरे, कौन लगता है? ब्रिटिश। मतलब आप सोच लो, आप ही लोग के बारे में लिख दिया डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड करके, तो आप लोगों का खून नहीं खोलता है? हाँ नहीं, डॉग्स लोग अभी भी हैं, उसको हम पालते हैं अपने घर में। ठीक है कि नहीं है? तो बस यही है, याद रखना, दुनिया गोल है, जिस प्रकार का कर्म करोगे उस प्रकार से क्या होगा, फल मिलेगा। आर्थिक रूप से हालत खराब हो गया था ब्रिटिश का, पता है ना आप लोगों को? ब्रिटेन का भारत को आजादी देने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण क्या था पता है? भारत चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचा था उन लोग के पास, तो जितना पैसा यहाँ से खाए थे उतना पैसा क्या है उनका निकल गया था। ब्रिटेन आज जो भी है उसमें बहुत बड़ा योगदान चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स का है, पता है आप लोग को? वहां पे बहुत बड़ा योगदान किसका है? चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स का है। बहुत हालत खराब हो गई थी ब्रिटेन की। अभी भी कोई बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अमेरिका टाइप का नहीं है वो, ठीक है। हम लोग तो फिर भी क्या है, बहुत उबर गए हैं, नहीं उबर गए हैं, मतलब इतना उबर गए हैं कि हमारे पीएम साहब का लोग पांव पड़ रहे हैं विदेश दौरे पे। नहीं देखे क्या वो वीडियो? देखे हो नहीं देखे हो? ठीक है, चलो। अच्छा, परलकोट भी अभी बहुत चर्चे में, पता है आप लोग को? परलकोट नहीं पता? कैसे लोग हो यार,
अलग शुतुरमुर्ग हो तुम लोग, मुंडी डाल के बैठे हो जमीन में। अरे वो अभी नाम सुने हो ना, वो अधिकारी जो टंकी खाली करवा दिया था, टंकी बोले जलाशय, कौन सा जलाशय खाली कराया है? खारून जलाशय, परलकोट जलाशय। समझ में आया? कौन सा जलाशय खाली कराया है? क्या बता रहे हो पीछे वाली को? सुना बहनी तेनी जाना में जाना टोले पहली देखबे में है तो हॉस्टल वार्डन बन जाऊं, नहीं बन सकते। कैसे का तोसन? तोसन सर का शादी होने वाला है, पता नहीं आप लोग को बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ। 2 महीने बाद है, आप सभी लोग सादर आमंत्रित तोसन सर की शादी में। बारात जाना है, कहाँ जाना है तोसन? तो तोसन जो है शर्मा जाता है जब ऐसा बोलता हूँ ना, फिर बाहर निकल तो सब जना बताए का जो रहे थे तोला, सब क्या मत किया करना, एकदम शर्म लागते की क्या। ठीक है चलो हो गया, आगे बढ़े। तो ये कारण दिख गए कि नहीं दिख गए तारापुर विद्रोह के? ठीक है भाई, अब बेसिकली होता क्या है आप समझना, लोकल जनजाति लोग जो है विद्रोह में भाग लेंगे क्योंकि उनका शोषण हो रहा है, किसके द्वारा? तो बाहरी लोग और दीवान जगबंधु द्वारा, हाँ कि ना? और दलगंजन सिंह भाग लेगा क्यों? क्योंकि कर बढ़ गया है। तो कुल मिला के तारापुर परगना सभी लोग क्या करेंगे, एक साथ मिलके विद्रोह। ठीक है कि नहीं है? अब समझना क्या घटनाक्रम। घटनाक्रम में क्या होता है, ये जितने जनजाति लोग रहते हैं मिल के जगबंधु पकड़ लेते हैं। जगबंधु क्या किया गया, इसे पकड़ा गया। समझ रहे हैं? ब्रिटिशर्स क्या किया करते थे, सामान्य तौर पे दीवान बस्तर में ऐसे व्यक्ति को बनाने का जुगाड़ बैठा देते थे जो व्यक्ति प्रो ब्रिटिश हो, मतलब ब्रिटिशर्स की तरफ हो, वहां के लोकल लोग की तरफ ना हो। इसलिए देखना जितने दीवान आपको बस्तर के दिखेंगे ना विद्रोह के काल में, वो सब अत्याचारी दीवान रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब ये दीवान चूंकि ब्रिटिशर्स का आदमी था, तब राजा भी खुल के उसका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि राजा खुद किसके अंडर है? अब पहले सिर्फ मराठों के, अब बड़े दादा ब्रिटिश लोग हैं इनके। ठीक है कि नहीं? तो राजा खुद भी कभी विरोध नहीं कर पाता था इन सब चीजों का। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब जगबंधु पकड़ा गया, राजा को पता था जगबंधु बदमाश है, लेकिन राजा जो है वो मध्यस्थता करता है और बोलता है जगबंधु जो है उसको छोड़ दो यार, दीवान है राज्य का कुछ भी होकर के। समझ में आया कि नहीं आया? तो कौन राजा था इस समय? तो भूपाल देव के कहने पर छोड़ दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये भाई साहब जो है इसके आत्मा की शांति नहीं है ना जगबंधु के, मोला कैसे पकड़ ले रहे हो तुम? ना बतात हूं, ये भाग जाता है सीधा नागपुर। कहां चल देता है? और नागपुर से सेना लेकर आ जाता है। क्या लेकर आ जाता है? वहां से सेना लेकर आ जाता है, और सेना लेकर आके जितने विद्रोही लोग थे सबको हरा देता है। समझ में आया कि नहीं आया? और दलगंजन सिंह परगना प्रमुख, समझ में आया कि नहीं आया? ये भाई साहब जो है को 6 माह के लिए गिरफ्तार करवा कहां भेज देता है? नागपुर जेल। ले जाओ उसको मेरे नजरों से दूर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गया नहीं समझ गया? इतना सारा कांड ये आदमी कर देता है। क्लियर है? अब परिणाम समझना। अब ये जो पूरी घटना है किसके संज्ञान में आ जाती है? मेजर विलियम्स। ये व्यक्ति कौन था? तो ये था नागपुर का ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफिसर। आपको याद है मैंने बताया था सहायक संधि साइन करने के बाद ब्रिटिश लोग वहां पर एक तो रेसिडेंट ऑफिसर बैठा देते थे करके, ध्यान आ रहे हैं? और वो रेसिडेंट जो होता था वही सब कुछ काम वहां चलाता था, राजा नाम का रहता था,
रेसिडेंट जो है हमेशा ब्रिटिशर्स की बात को वहां चलाने की कोशिश करता था करके, तो वही रेसिडेंट ऑफिसर था मेजर विलियम्स। तो जब मेजर विलियम्स के संज्ञान में बात जाती है कि बस्तर में इस प्रकार की अव्यवस्था फैली हुई है, विद्रोह हो रहा है, किसके विरुद्ध में, तो दीवान जगबंधु के विरुद्ध में, तो तत्काल वो क्या आदेश करता है, आदेश करता है जगबंधु जो है इसे पद से हटा दिया जाए, और दूसरा दलगंजन सिंह इसे क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ऐसा आदेश कर देता है। क्या आदेश कर देता है, जगबंधु पकड़ो, पद से हटाओ उसको, और किसको छोड़ दो, दलगंजन सिंह को। क्लियर है कि नहीं है? इस प्रकार से हमारा ये जो अगला विद्रोह था जिसका नाम क्या था, तारापुर, ये विद्रोह क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है कि नहीं है? अब अगले विद्रोह पर चले, क्या नाम है, ये मेरिया विद्रोह वही है जो लोग गाना बनाए थे, चन्ना मेरिया। ठीक है कि नहीं है? 1842 से लेके 63, समझ गए? ठीक, स्थान क्या है, अंदाजा दंतेवाड़ा, क्या है, समझ गए? ठीक, शासक कौन है भाई, शासक यहां पर वही आदमी, हाँ की ना, शासक भोपाल। अगला पॉइंट क्या देखते थे हम लोग, नेतृत्वकर्ता। कौन था, हिरडमा मांझी। ठीक है कि नहीं है? ये व्यक्ति कौन था, नेतृत्वकर्ता, कौन से विद्रोह का, मेरिया। मुड़िया विद्रोह नहीं है ना, ये मेरिया है, वो अलग है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अपन क्या, इसके कारण पर। इसका कारण क्या था पता है आपको, तो नर बलि की जो प्रथा थी इसके रोक के विरुद्ध। कुछ लोग ना गलत समझ लेते हैं, तो समझना, नरबली प्रथा चल रही थी, ब्रिटिशर्स इस प्रथा को रोकना चाहते थे, वहां के स्थानीय आदिवासी इस प्रथा को सपोर्ट करते थे। समझे? तो विद्रोह किस कारण था, कि प्रथा न रुके, प्रथा न रुके, चलती रहे, ऐसा विद्रोह था। नरबली को रोकने के लिए विद्रोह नहीं था, रोक दिया जा रहा था, इसलिए विद्रोह। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब समझना घटनाक्रम। देखिए, कैप्टन ब्लंट नाम सुने हैं? इसके अलावा एक रेजिडेंट ऑफिसर था जिनका नाम क्या था, रिचर्ड जेनकिंस। समझ में आया कि नहीं आया? इन सभी ने कभी ना कभी क्या की थी, बस्तर की यात्रा की, और अपने वृत्तांत में एक चीज को बड़े ही महत्वपूर्ण रूप से लिखा, वो यह था कि बस्तर क्षेत्र में नरबली चलती है। क्या लिखा उन्होंने, बस्तर में क्या चलती है, नरबली। अब क्या हुआ, एक से अधिक जगह में जब ये पढ़ने को मिला तो ब्रिटिशर्स जो है उनके कान खड़े हो गए, नरबली कहां से होगी करके। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो उन्होंने क्या किया, ये ब्रिटिश थे, ठीक है कि नहीं है, उसके नीचे ये मराठा, और उसके नीचे ये क्या था, बस्तर। यही चल रहा है अभी तक, ठीक है कि नहीं है? बात 1842 की हो रही है, जब ये शुरू हो रहा है तब।
ये बोले मराठा को पता करो बस्तर में नरबली चलती है कि नहीं, ठीक है कि नहीं है। तब ये लोग किससे पूछे, भूपाल देव नरबली चलती है कि नहीं। भूपाल देव डिप्लोमेटिक आदमी था। अब देखो भूपाल देव को तो ये सच बात पता है कि नरबली चलती है, क्यों, आज से थोड़ी चल रही है बस्तर में, छिंदक नागवंश में देख लिए थे, नहीं देखे थे। मधुरांतक देव का राजपुर ताम्रपत्र, नरबली के जो पीड़ित परिवार है उनको राजपुर गांव दिया जा रहा है करके, ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज का थोड़ी बात है, 600 साल से चल रहा है ये, तो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कौन, भूपाल देव। लेकिन भूपाल देव को डर था, मैं बताऊंगा उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, उस चीज में बार बार कोचकेंगे, इंटरफेयर करेंगे, फिर माहौल खराब होगा। तो वो बीच का रास्ता निकाल लेता है, क्या बोल देता है, मैथ नहीं जानोगे, मैथ नहीं देखो कभू होगा, मोरागू में नहीं हुए कभू नरबली करके सब बोल देता है। अब ब्रिटिश लोग थोड़ा शाणे लोग थे ना, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक जांचकर्ता भेज देते हैं। क्या नाम था जांचकर्ता का, मैकफर्सन। समझ में आया, क्या नाम था जांचकर्ता का, मैकफर्सन। ये व्यक्ति क्या था, जांच भेज देते हैं, जाते हैं घूमे संजाबे, वो पूरा देख दुखी रिपोर्ट बना खा मतलब देवे, ये बढ़िया मस्त जाता है बस्तर घूमता है, पूरा अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और रिपोर्ट तैयार करके ब्रिटिशर्स को ले जा दे देता है। उस रिपोर्ट में ऐसा लिखा था, ताड़ी पेन्नू और माटी देव ऐसे 2 भगवान है वहां पे लोकल, इन भगवानों की जब पूजा की जाती है तब नरबली की प्रथा है, नरबली होती है। जिस व्यक्ति की नरबली होती है उसको मेरिया बोलते हैं। क्या लिखा था, जिस व्यक्ति की नरबली होती है उसको क्या बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा उसने अपने रिपोर्ट में लिख दिया और जमा कर दिया। अब ब्रिटिश लोग पढ़ लिए तत्काल, अब वो समझ गए थे कि ये व्यक्ति सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि पूछने पे नहीं बताया है, तो ये लोग मराठों का आदेश देते, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग आज से लेके दंतेवाड़ा मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने सेना तैनात कर दो, वहां कोई नरबली ना दे पाए। समझ में आया कि नहीं आया। 42 से लेके 63 तक, मतलब टोटल कितना साल हो गया, 22 कितना साल, 22 साल तक सेना टुकड़ी तैयार कर वहां पे रखवा देता है कौन, ब्रिटिश लोग। समझ में आया कि नहीं आया, बोले किसको रहते हैं, मराठे लोग को रखवाओ करके उस टाइम। तो 22 साल तक टुकड़ी तैनात हो गई। अब जब टुकड़ी तैनात हो गई तो क्या हो गया, नरबली नहीं होने लगा, ठीक है कि नहीं है। तो हिडमा मांझी और यहाँ के जो आदिवासी थे, इनको ये लगा कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, इनकी संस्कृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, नरबली इनकी संस्कृति है, तो उनको मन में क्या बात आ गया कि हमारी संस्कृति में ये लोग क्या कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। तो ये लोग क्या कर दिए, क्लियर है कि नहीं है। जब विद्रोह किए ना, दीवान वामन राव, क्या नाम था दीवान का, और रायपुर का तहसीलदार जिसका नाम क्या था, शेर खां, क्या नाम था, ये रायपुर तहसीलदार था, और दीवान वो बस्तर का था। समझ में आया कि नहीं आया। इन दोनों ने मिलके विद्रोह का क्या कर दिया, समझ में आया। तो वामन राव बुलाते हैं रायपुर से शेर खान को, विद्रोह हुआ है, दमन करना है, और ये दोनों बहुत क्रूर इंसान, ये दोनों मिलके बस्तर में ऐसा काम करते हैं, नहीं क्या बताऊं मैं तुम लोग को। आदिवासी लोग का घर जला देते हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी कर देते हैं, मतलब शब्द ऐसे हैं कि मैं क्लास में प्रयोग नहीं कर सकता, इस प्रकार की हरकतें होती हैं। समझ में आया। तो कुल मिला के
ये एक ऐसा पॉइंट था, समझ रहे हैं, जहां से बस्तर के इतिहास में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। बदलाव क्या आ जाएगा? बदलाव ये रहेगा कि अब जनजाति लोग एकदम कट्टर दुश्मन बन जाएंगे ब्रिटिशर्स को। उनको अपने ऊपर हुए जो अत्याचार है ना, वो हमेशा याद रहेंगे, ब्रिटिश लोग हमारे साथ क्या किए हैं। और इस प्रकार से अब जो विद्रोह होंगे, आप देखोगे कि और ज्यादा क्या होने लगेंगे, भीषण होने लगेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे के विद्रोह कैसे होंगे? और भीषण होने लगेंगे। समझे कि नहीं समझे? यहां तक समझ गए? और विद्रोह पढ़ना है? पढ़ना है ना भी? और आज मैं थोड़ा सा लेट आया हूं तो क्लास लेट चालू हुई है, तो आगे पढ़ते हैं ना। 10 बजे है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर घर जाना है, खाना बनाना है करके। कोई तो नहीं बनाता ना घर जाकर खाना? बनाते हो अपने लिए कि सबके लिए? तो तुम तो बाहर भी खा सकते हो। सबके लिए बनाओगे छोड़ दूंगा, सब लोग कहाँ भूखे रहेंगे करके। अपने लिए बनाते हो तो पीछे पोहा वाला है, इंदौर पोहा जलेबी, 30 रुपए में 1 नंबर पोहा जलेबी देता है, पेट भर जाएगा। और वहां जाओगे तो पीएससी के बहुत सारे छात्र लोग भी मिलेंगे। हो गया? तो इस प्रकार से क्या हुआ? कौन से शासक थे? भूपाल देव। इनके शासन काल में ये 2 जो विद्रोह थे, ये दोनों खत्म हो गए। अब इसके बाद इनका बेटा राजा बनता है। क्या नाम था? भैरम देव। याद है कि नहीं है? 1853 से लेके 91 ईस्वी। ध्यान है कि नहीं? भैरम देव। विद्रोह का लिस्ट, पहला लिंगागिरी विद्रोह, कल बताया था 1856। ठीक है कि नहीं है? अगला कोई विद्रोह, कोई तो विद्रोह करो, 59। और उसके बाद कौन सा? ये बेचारा इतना अभागा आदमी था, 3 विद्रोह कम नहीं था। इसकी खुद की पत्नी जो है ना, वो विद्रोह कर देती इसके खिलाफ। तो ये जनजाति विद्रोह नहीं था, इसको क्या बोलते हैं? रानी चोरिस का विद्रोह। समझ में आया कि नहीं आया? ये भी विद्रोह कर देती है। किसका वर्ष था ये? आज ही पढ़ाया हूं, कोटपाड़ की संधि का। इसमें 100 जोड़ देना, ठीक है? से 86। ये था आपका रानी चोरिस का विद्रोह। अब 4 विद्रोह तो आज नहीं पढ़ाएगा। अगर मैं 4 पढ़ाऊंगा तुम लोग के नाक कान से खून फेंक देगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा करके। ठीक है कि नहीं है? ये दाई अक्का कान पढ़ा दी साजेज की के। तो इसलिए लिंगागिरी पहले पढ़ाता हूं, फिर समझते हैं आगे। ठीक? कौन सा विद्रोह? अस्कट लग रहा है क्या? जो नो बोला है ना, बाकी लोग उसको गुर्री गुर्री देख रहे होंगे, सही नहीं बताते इस करके। ठीक है, समझ गए? लिंगागिरी विद्रोह। ठीक, सबसे पहले शासक, कौन शासक था लिंगागिरी जब विद्रोह हुआ? तो ठीक है, अच्छी बात है। नेतृत्व किसका था? एक दो जन पढ़े हैं वो लोग, अभी कहां झाड़ा सीरा पहुंच जाओगे। धुरवा राव। समझ में आया? कौन था? किस जनजाति का था पता है आप लोग को? कौन सी जनजाति? दोरला जनजाति। ठीक है, अब आगे बताऊं? नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखना। स्थान जो पहले लिखना था वो बता देता हूं। तो लिंगागिरी तालुका थी, जो कि कहां आती थी? बीजापुर। समझ में आया? लिंगागिरी तालुका। और उसी का ये कौन था?
तालुकदार। लिंगागिरी तालुका का तालुकदार था, नाम क्या था इसका? ध्रुवाराव दोरला जनजाति का। ठीक है कि नहीं? स्थान क्या था इसका? बीजापुर। अच्छा, कारण रघुजी तृतीय के मरने के बाद क्या कहानी चल रही थी? अभी तक ब्रिटिश, फिर मराठा, उसके नीचे यहां पर राजा रघुजी तृतीय था। 11 दिसंबर 1853 के दिन इसकी मृत्यु हो जाती है, हाँ कि ना? और फिर क्या लग जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। मराठों का जो क्षेत्र है हड़प लिया जाता है, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मराठों क्षेत्र हड़पा गया। तो मराठों क्षेत्र तो बस्तर भी था ना, तो हड़प नीति में बस्तर आ गया कि नहीं आ गया? अब कायदे सर यहाँ पर राजा लोग का उत्तराधिकारी थे तो नाम के राजा बने रहे, लेकिन कंट्रोल सीधा सीधा किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। ठीक है कि नहीं? तो ये जो बस्तर था ये आ गया था ब्रिटिशर्स की अधीनता में। इसी के विरुद्ध ये क्या था? समझ में आया? इस विद्रोह के माध्यम से जनजाति लोग चाहते थे कि बस्तर जो है वो क्या हो जाए? मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहते हैं कि नहीं? नाम सुने हो कभी? कॉमन सेंस सब समझ में आ जाएगा, रटना वटना नहीं पड़ेगा ना। महान मुक्ति संग्राम है। क्यों है भाई मुक्ति संग्राम? मुक्ति चाहिए था। किससे मुक्ति चाहिए था? अंग्रेजों के राज से। समझ गया कि नहीं समझ गए? क्लियर है ये बात? तो ये क्या हुआ? कारण। अब कारण के बाद अगला पॉइंट क्या रहता है? घटनाक्रम। क्या था भाई घटनाक्रम में? तो घटनाक्रम में ब्रिटिशर्स के सुप्रीमेसी के अंतर्गत आने के कारण ध्रुवाराव जो है लोकल जनजाति लोगों के साथ मिलकर क्या कर देता है? विद्रोह। ठीक है कि नहीं? विद्रोह चालू हो जाता है। डेट याद रखना, 3/3/56। 3/3/56, 1856। क्या होता है 3/3/56? इस दिन ध्रुवाराव वर्सेस ब्रिटिश, मतलब युद्ध चालू। जगह का नाम क्या था? चिंतलनार। कौन सी जगह? अब ये जो लड़ाई हो रही थी वो सशस्त्र हो रही थी। समझ में आया कि नहीं आया? कैसा युद्ध था ये? सशस्त्र, मतलब उधर से भी शस्त्र लेके इधर से भी शस्त्र लेके। ठीक। ध्रुवाराव जो है सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक लड़ता है। किससे? ब्रिटिशर्स से। अब युद्ध नीति में, युद्ध कौशल में, हथियारों में ब्रिटिशर्स सुप्रीम थे कि नहीं थे इनसे? मतलब कॉमन सेंस की बात थी, इनके जीतने चांस कम है। ठीक है कि नहीं है? तो फिर हुआ क्या? 3 बजे पकड़ा गया। ठीक है, क्या हुआ? गिरफ्तार। इसके बाद क्या होता है? अगला घटना 5/3/1856। इस दिन क्या हुआ? तो ध्रुवाराव को फांसी दे दी गई। ध्रुवाराव क्या दे दी गई? और इस प्रकार से विद्रोह जो है क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, विद्रोह का अंत हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक बात। चलिए, अब समय हुआ है कितना? 10:11। एक विद्रोह और पढ़ा दूं? हैं? नहीं पढ़ाऊं? नहीं वाले हाथ उठाओ। एक हाँ वाले हाथ उठाओ। रानी वाला कालक्रम में नहीं चलेंगे यार।
देखो रानी का विद्रोह जो है ना उसको अच्छे से समझ पाओगे, मैं पढ़ाना बंद नहीं कर रहा हूं, तो उसके लिए ना मुड़िया विद्रोह को थोड़ा सा बैकड्रॉप समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक ऐसा पॉइंट है। ठीक है, कोई विद्रोह पढ़ा देता हूं, छोटा सा आएगा। कौन सा विद्रोह? वर्ष 1859 जी। किसमें? सब में ना व्यवस्थित कोई आदमी का नाम नहीं है कि ये आदमी के नेतृत्व में दमन हुआ, जिसमें है उसमें बता दूंगा, जिसमें नहीं है तो ब्रिटिशर्स लोग मिलकर कर दिया, ऐसा है। ठीक है, हो गया ये। कोई विद्रोह, कौन थे भाई शासक? भैरादेव नहीं जी, भैरमदेव। देख रहे हो तुम, भैरादेव कर रही है। कौन है ये भैरादेव जो बोली थी वो? ठीक है, नेतृत्व करता कौन? नागुल दोरला। अब ये जो भाई साहब थे नागुल दोरला जी, कहाँ के जमींदार थे? ये जगह का नाम था फोतेकेल। क्या नाम था? और इसके दो जन संगवारी लोग थे। क्या नाम था एक का? राम भोई। क्या नाम था? और दूसरे का नाम था जुग्गा राजू। क्या नाम था? ऐसा नहीं लग रहा गुंडा लोग का नाम है जैसे? ठीक है कि नहीं है? तो ये भाई साहब भेज्जिक जमींदार, और ये भोपालपट्टनम के। आपको कई जगह ये उल्टा दिखेगा, जो लिखा हूं वही याद रखना। समझ में आया कि नहीं आया? राम भोई भोपालपट्टनम, जुग्गा राजू भेज्जिक जमींदार। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये लोग नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, क्या कारण था? तो कारण गलत वन नीति। क्या कारण था? गलत वन। स्टोरी ऐसी थी कि ये जो ब्रिटिश लोग थे इनको बस्तर में भयंकर इंटरेस्ट था। क्यों इंटरेस्ट था? क्योंकि बस्तर साल वनों का द्वीप है, वन संसाधन है। ये लोग क्या करते थे? साल के पेड़ों की कटाई जो है उसको देते थे कॉन्ट्रैक्ट में। समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है। पहली बार यहाँ के लोग जो है वो विरोध नहीं किए कि पेड़ काट रहे हैं, कटौनी पैसा मिल जाएगा। तो जो कॉन्ट्रैक्टर ना हैदराबाद का आदमी था वो बहुत बदमाश, पैसा भी नहीं दे। तो ये लोग नागुल दोरला, राम भोई, जुग्गा राजू, ये सब लोग मिलकर आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि आज के बाद हम लोग पेड़ों कटाई नहीं होने देंगे। समझ में आया? एक नारा निकलता है, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सर। मतलब अगर तुम जबरदस्ती एक साल पेड़ काट दोगे तो हम लोग एक आदमी गला काट देंगे। ठीक है कि नहीं है? इतना डिसाइड किए और ब्रिटिश लोग को खबर भिजवा दिए कि आज तक काट लिए, आज के बाद साल के पेड़ को छूना नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और कहीं कर दिए तो फिर तुम्हारे आदमी लोग का गला काट के भेज देंगे। समझते जाना। तो इससे हमें क्या पता चला? इनका उद्देश्य था क्या? जो साल के पेड़ हैं उनकी जो कटाई हो रही है उसको क्या करना? रोकना। हाँ कि ना? अगला नारा था, क्या नारा था? एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का। अब सच्चाई बताऊं, जैसे तुम लोग इसको फर्जी सोच रहे हो ना, वैसे ब्रिटिश लोग भी इसको फर्जी सोच रहे थे। तुम लोग भी फर्जी सोच रहे हो क्या? एक साल वृक्ष के पीछे एक आदमी सर वाला, ये क्या बात हुआ? थोड़ी किसी गला काट देंगे। तो जैसे तुम लोग का सोच है ना, वैसे ही ब्रिटिश लोग का सोच था। ब्रिटिश लोग को इस समय लगता था भैया हमारा पूरे भारत पर कब्जा है, तो कल के जनजाति लोग 4-5 जन मिलके हमको धमकाएंगे क्या?
उनको ऐसा लगता था भाई ब्रिटिश तो सरकार थी ना, सरकार को कौन धमका सकता है। तो ये लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। ये लोग क्या करते हैं पता है, ये लोग बढ़िया तरीके से पूरे जो आदमी थे, जितने पेड़ काटने वाले, उनके साथ बंदूकधारी भेज देते हैं। समझ गए कि देखते हैं कौन आता है, जो आएगा गोली मार देना। अब बंदूकधारी लोग गए और सब लोग पेड़ काटना चालू किए। वो लोग बंदूकधारी लोग पहरा दे रहे थे, चारों तरफ से जनजाति लोग आग घेर दिए, सबका मुंडी काट दिए और ट्रे में मस्त सजा के पेशे खिदमत कर दिया। तो ट्रे में एकदम देखे गिफ्ट आया होगा पूरा ऐसे ढका करके, खोल के देखे तो दही काकर मुड़ी है कि क्या, समझ में आया? ऐसा हो गया। हड़बड़ा गए ब्रिटिशर्स। कटा मुंडी देख के तुम लोग नहीं हड़बड़ा जाओगे क्या? नहीं हड़बड़ा जाओगे किसी कटा मुंडी देख के? हड़बड़ा गए वो एकदम, और तत्काल जो है गिव अप। तत्काल क्या? गिव अप। तो इसका परिणाम यह निकला कि ये जो ब्रिटिश थे उनमें एक अधिकारी थे सी ग्लासफोर्ड। क्या नाम था? सी ग्लास। ये सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर। अब बोलो सिरोचा कहाँ है? तो ये अपना बस्तर, ये अपना बीजापुर है ना इधर पे, भोपालपट्टनम अपना बीजापुर जिले का। हाँ कि ना? इसी पश्चिम तरफ आओगे यहां सिरोचा मिलेगा। यहां पर क्या देखे थे याद करो? चांदा पेवे वाला, ठीक है कि नहीं है? ये क्या है आपका? सिरोचा। और ये आपका क्या है? भोपालपट्टनम। अच्छे से लिख देता हूं। ये तत्काल समझौता करते हैं, जो कि किसके पक्ष में रहता है? जनजातियों के पक्ष में। समझ गया नहीं समझ गया? समझौता किसके पक्ष में रहता है? जनजातियों के पक्ष में। और इसके माध्यम से कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम था किसका? पेड़ों की कटाई का। क्या हो जाता है? समझ में आया? तो ये कह लो पहला जनजातीय विद्रोह जिसमें प्रत्यक्ष रूप से जनजाति जो है वो जीत गई थी। ठीक है कि नहीं? समझ गए? ठीक। 10-20। अब क्या बोलती है पब्लिक? ज्यादा हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं होगा ज्यादा? तो जैसे कम रहा तो पूरा याद हो जा रहेगा कल। तो सर गारंटी तो इस बात का भी नहीं है करके। बोलो क्या बोलते हो? ज्यादा हो जाएगा? ठीक है तो मत पढ़ो। किसको इसको ज्यादा नहीं होगा? हो भी जाएगा। समझने के लिए नहीं जी, याद करने के लिए। पर समझने के लिए नहीं जी, याद करने के लिए बोलो। अब इसमें क्या समझोगे? समझ तो सब गए क्या? याद ही करना बाकी है। अब काम की चीज बता रहा हूं, अगले 5 मिनट एकदम ध्यान देना, ठीक है? कुछ लोग से ये चर्चा मेरी नहीं हुई थी इसलिए बता रहा हूं। आप लोग क्या करना, आज ही समय निकाल के मार्केट से छत्तीसगढ़ जीएस का एक अनसॉल्व्ड बुक खरीद लो। किसी भी पब्लिकेशन का हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। बस एक चीज देखना, उसमें प्रश्न जो है वो दिए हों टॉपिक वाइज। समझ में आया कि नहीं आया? तो टॉपिक वाइज प्रश्न होंगे और आप घर जाके क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे। इसको कहां से पढ़ेंगे? तो स्टैंडर्ड बुक बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोको का नोट्स ले लो। वो नोट्स जो है वो मेरा पर्सनल कंपाइलेशन है,
तो उसमें मैं आपकी बहुत मदद कर सकूंगा अगर आपको दिक्कत हुआ, डाउट हुआ तो। समझे? नहीं है तो ले लो, है तो अच्छी बात है, उसको पढ़ना चालू कर दो, जो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो। अब जैसे उदाहरण के लिए आज मैंने आपको क्या पढ़ाया है, तो दरिया देव से लेकर भैरम देव में अपन देखे हैं कौन से विद्रोह तक, कोई विद्रोह तक, उतने टॉपिक को पढ़ लो। पढ़ने के बाद आप क्या करो, एमसीक्यू वाला जो बुक है आपका उसको खोलो और बस्तर का इतिहास में से एमसीक्यू बनाना चालू करो। अब इसमें से जितना आप पढ़े हो उससे संबंधित 5 क्वेश्चन हो चाहे 25 क्वेश्चन है, सारे सॉल्व कर लो, और ये आपको दैनिक रूप से करना है। तो पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास को समझना है, पढ़ना है, क्वेश्चन लगाना है, और ऐसा करके कम से कम आप छत्तीसगढ़ के इतिहास से आपको ना 800-1000 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें 800 तो होंगे ही होंगे, वो 700-800 क्वेश्चन कर लेने हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ इतिहास में अच्छा खासा कमांड भी आ जाएगा, और साथ में अच्छी खासी आपको क्या आ जाएगी, कॉन्फिडेंस भी, कि मेरे से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये जो छत्तीसगढ़ का 20 नंबर का सेक्शन है, मैं आपको बता रहा हूं इसमें से बहुत इजीली आप 15+ ला सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करके। क्लियर है? ठीक है, तो क्लास को आज यहीं पे खत्म करते हैं, नहीं बढ़ाते आगे।